बस इस स्टोरी को सिर्फ 5 मिनट देख लो, फिर गारंटी है आपको बहुत मजा आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में जरूर बताओ नेक्स्ट मैनवा कौन सी कवर करूं। तेन्मा नॉर्दर्न कमांडर मेनो एजुमी के सामने अपने क्लासमेट्स के साथ अवेकनिंग सेरेमनी में हिस्सा ले रहा है। ये वही आदमी है जिसने ह्यूमैनिटी के सबसे ताकतवर अवेकनर और उम्मीद की किरण को बनाया और सिखाया था। इन बच्चों को उनकी पोटेंशियल जगाने में मदद करने के लिए वो एक अवेकनिंग मोनोलिथ को समन करता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कोशिश की मगर किसी की किस्मत नहीं चमकी। मजाक की बात यह है कि उन सब में सबसे मोटा बोली जगाने में कामयाब हो गया। हमारे लड़के ने उसे धक्का देकर साइड किया और पूरी शिद्दत के साथ पत्थर के साथ इंटरैक्ट किया। ये वही वक्त था जब नॉर्दर्न कमांडर ने खुद लड़के की रूह को रिप्रेजेंट करते हुए तबाही के खुदा को देखा। मोनोलिथ से एक बहुत बड़ा नीला कंबल खिलता है, जबकि टेन्मा को एक छुपा हुआ स्किल ओवर माई मिसेज मिलता है, जो उसे किसी भी अपोनेंट की स्किल को अडॉप्ट करने और उसके बदले एक काउंटर स्किल बनाने की इजाजत देता है। असल में उसे ओवरपावर्ड महारागा पावर्स मिल रही हैं। वो मोटा आदमी जलन बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने हमारे लड़के पर हमला करने की कोशिश की। अचानक ये आदमी उस मोटे के पीछे आ गया जैसे उसका किराया बाकी हो और उसे खौफ से पैरालाइज कर दिया, जिससे वो डर के मारे जमीन पर गिर गया। मुकम्मल एनालिसिस के साथ टेन्मा थंडर वेव को काउंटर स्किल के तौर पर हासिल करता है, जो उसे एक छोटे लोटस डोमेन में ले आता है। जब भी वो अपनी अडेप्टेशन पूरी करता है, उसे एक मॉन्स्टर माना जाता है जिसने अभी एक ओवरपावर्ड स्किल हासिल किया हो। मगर सबकी उम्मीदों के खिलाफ आसमान से एक जॉइंट मोनोलिथ इंस्टीट्यूट के ऊपर आ गिरता है। हत्ता कि नॉर्दर्न कमांडर के यहाँ होते हुए भी ये एक मसला बनने वाला है। मोनोलिथ के गिरने का मतलब है एक ताकतवर डिजास्टर बीस्ट का आना। तो जाहिर है सब भाग रहे हैं, मगर हमारा लड़का इतना गुस्से में है कि उसे परवाह ही नहीं। वो अकेले इस खतरे से निपटने के लिए खड़ा हो जाता है। वो खुद को खुशकिस्मत समझता है कि अवेकनर के तौर पर उसका पहला दुश्मन वो ही क्रिएचर है जो उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार था। तो ये उसके लिए वाकई खुशी का दिन है। याद रखें कि वो ये सब बातें एक बैडएस स्केलेटन सोल्जर से कह रहा है जो आग में लिपटा हुआ है। अपनी नई ताकतें पाने के बाद हमारा लड़का सोचता है कि क्या उसे इन्हें फॉर्म टेस्ट करना चाहिए। थंडर वेव को इस्तेमाल करते हुए वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और स्केलेटन सोल्जर का सामना करता है। मॉन्स्टर अपना हमला करता है, मगर टेन्मा की तेजी की वजह से वो ना सिर्फ बच जाता है बल्कि खौफनाक पंच के साथ उस जाइंट मॉन्स्टर को मारता है और किसी और को इन क्रीचर्स के हाथों मरने से बचाने का इरादा करता है। सिर्फ उस एक ही बार में उस चीज को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसके तमाम क्लासमेट्स हैरान रह गए। वो टेन्मा की जबरदस्त ताकत से दंग रह गए और सोचने लगे कि क्या भागने की अब जरूरत भी है। वही रुकी जो कुछ लम्हे पहले कुछ भी नहीं था, अचानक एक बिल्डिंग के उस पार लेवल 8 कैलामिटी बीस्ट को खत्म करने की सलाहियत रखता है। सुपरवाइजर का रिएक्शन भी वैसा ही है, क्योंकि टेन्मा का लेवल 0 एक आम लेवल 0 अवेकनर की ताकत से कहीं ज्यादा है। फिर भी उसके लेवल पर एक स्केलेटन सोल्जर को हराना नामुमकिन होना चाहिए, क्योंकि उस क्रीचर के पास 2 ताकतवर एबिलिटीज हैं। पहली उसकी जबरदस्त डिफेंस और दूसरी अभी शुरू हो रही है, जिसका नाम बोनफायर है। नीली आग की एक दीवार जो किसी भी चीज को जलाकर राख कर देती है जो उससे टकराती है। हमारे लड़के के दोस्त परेशान हैं, जबकि वो मोटा बोले उसकी मौत पर खुश हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये एंड है, मगर असल में ये सिर्फ शुरुआत है। समझ गए? कॉपी निंजा ककाशी से इंस्पिरेशन लेते हुए टेन्मा अपने जहन में इस एबिलिटी को एनालाइज करता है। वो ये भी नोटिस करता है कि एनिमी के हमले से टकराने पर उसके एनालिसिस की स्पीड बढ़ जाती है। स्नो बनी इंस्ट्रक्टर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि लेवल 10 अवेकनर भी स्केलेटन सोल्जर के बोन फायर अटैक को बर्दाश्त नहीं कर सकता। असल में हमारे लड़के की बॉडी की स्किन जल रही है। इस आदमी की पसलियां दिखाई दे रही हैं, जबकि उसका जिस्म कमजोर हो रहा है, मगर वो बिना किसी परवाह के वहां खड़ा है। उसे सिर्फ अपनी प्यारी माँ का मंजर दिखाई दे रहा है, जिसने उन्हीं बेरहम लपटों का सामना किया था। और इस पॉइंट पर सुपरवाइजर को एहसास होता है कि इस लड़के ने अभी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल भी नहीं की। ये जीनियस अवेकनर बिल्कुल ब्रेकिंग बैड के गस जैसा लग रहा है, जो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में हो और धमकी देता है कि जैसे ही उसकी एनालिसिस मुकम्मल होगी वो स्केलेटन सोल्जर को मार देगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सीन कितना खतरनाक लग रहा है। उसके क्लासमेट्स को बुरा लग रहा है कि उन्होंने हमेशा उससे कम समझा।
उनमें से कुछ लोग नीले कमल को दोबारा उभरते हुए देखते हैं, जो इशारा करता है कि ये अवेकनर कोई मौजज़ा दिखाने वाला है। जिस्म खत्म होते हुए टेनमा नहीं, स्किल की तरफ हाथ बढ़ाता है और ब्लैक आइस वॉल सीखता है, जो किसी भी जिस्म पर बर्फ बनाकर आग वाले हमलों को रोक सकती है। जैसे ही उसे ये स्किल मिलती है, सिस्टम उसे फुल हेल्थ पर हील कर देता है और उसे इताची की अमातरासु जैसी आग से जलने से बचा लेता है। तेनमा समझता है कि वो सोल्जर को एक ही बार में नहीं हरा सकता था, मगर अब जब उसने अपने स्टैट्स बढ़ा लिए हैं तो थ्योरेटिकली उसे ये कर लेना चाहिए। कमल की खूबसूरत पत्तियां उसके जिस्म को घेर लेती हैं और उसे वापस फुल हेल्थ पर ले आती हैं, जबकि उसके क्लासमेट्स उसे चीयर कर रहे हैं। वो यकीन नहीं कर पा रहे कि ये आदमी सुकूना के मलेवलेंट श्राइन में गोजो की तरह मूव कर रहा है ताकि अपने जख्मों को हील कर सके। टीचर उसकी हीलिंग एबिलिटी को देखकर दंग रह गई है। हालांकि उस बच्चे ने अभी अभी लाइटनिंग बेस्ड अटैक यूज किया था। एक बात तो साफ है, ये आदमी अलग ही बना है। वो एक नायाब अवेकनर है। उसका खुद को रिकवर करने का प्रोसेस उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये आदमी अपना दिमाग भी दोबारा उगा सकता है। खैर, ये एक दिलचस्प सवाल है, मगर अभी के लिए स्केलेटन सोल्जर गुस्से में है और नीली आग की एक और लहर उसकी तरफ भेजता है। इस बार हमारा लड़का अपने जिस्म को बर्फ के मोटे टुकड़े से ढक लेता है, हत्ता कि वो तेज आग भी इस आइस आर्मर को पिघला नहीं सकती, जिसका मतलब है कि वो अब इससे मुकम्मल महफूज है। आग को काटते हुए ये आदमी तबाही के खुदा की तरह आगे बढ़ता है, सोल्जर के ब्रॉड स्लैश को डॉश करता है और उसी आइस आर्मर से एक बहुत बड़ी तलवार बनाता है जो उसके हाथ से निकलती है। ये बंदा फाइनल बॉस लग रहा है और ये अभी कहानी की शुरुआत है। उस बिल्डिंग जितनी बड़ी तलवार का इस्तेमाल करते हुए टेनमा स्केलेकी मॉन्स्टर को एक साफ किटकैट स्ट्राइक के साथ काट देता है, जिसे देखने वाले शॉक में आ जाते हैं। वो उसकी स्पीड और ताकत दोनों को देखकर लाजवाब हो गए हैं। उसकी मूवमेंट्स इंसानी आंख से देखना नामुमकिन है। टेनमा का आर्मर खत्म हो जाता है जैसे ही लड़ाई अपने इख्तिताम पर पहुंचती है और वो बताता है कि उसने ऑफेंस और डिफेंस की अल्टीमेट स्किल हासिल कर ली है। लड़ाई के बाद उसके दोस्त उसे पुकारते हैं और रुकी उसे गले मिलने आता है। सियू जाहिर है उससे मिलने नहीं आई और फिक्र करने के बाद भाग गई। टेनमा सोचता है कि शायद उसने उसे नाराज कर दिया, जबकि इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर दोनों के चेहरों पर शौक लिखा हुआ है। एक मामूली अवेकन लड़के ने एक ऐसी कैलामिटी बीस्ट को हरा दिया जो इतना ताकतवर था कि लेवल 100 अवेकनर भी शायद उसे ना हरा पाता। चाकू कहा जाता है कि गंदगी साफ करे और प्रिंसिपल को मैसेज दे कि जीनियस अवेकनर उनके साथ आ रहा है। टेनमा का बेस्ट फ्रेंड उसकी तारीफ करता है कि वो फाइट के दौरान किसी खुदा जैसा लग रहा था। जबकि सुपरवाइजर खुद बात करने के लिए आती है, बाकी क्लासमेट्स उछल पड़ते हैं ये जानकर कि शायद मैनू इसे अपना स्टूडेंट बनाना चाहता है। याद रखें कि इस आदमी ने दुनिया के सबसे ताकतवर अवेकनर जिन टाइबा को भी ट्रेन किया था, तो इसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। दोस्त उन्हें स्पेस देने के लिए चला जाता है, जबकि नॉर्डन कमांडर यहाँ लड़के की स्पेशल टैलेंट की तारीफ करता है। टेनमा को समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब है, मगर मेन्यू ने लड़के के दिल में छुपी नफरत और गुस्से को नोटिस कर लिया है। वो जानना चाहता है कि किस चीज ने उसे इतना पुरजोश इंसान बना दिया। कहानी शुरू होती है जब टेनमा अपने वालिदैन के खोने का दुख बताता है। 10 साल पहले वो मौत के करीब था जब एक स्केलेटन मॉन्स्टर ने हमला किया, लेकिन अचानक एक अवेकनर ने उसे बचा लिया। बदकिस्मती से उसने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने राख होते देखा जब बोन फायर की आग उनका जिस्म खा गई। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि अपना बाकी सफर पुरअज़्म होकर गुजारना। तब से लड़के के दिल में नफरत बढ़ गई और वो नफरत कैलामिटी बीस्ट्स के लिए थी। वो उन्हें ज़िबा करना चाहता था और डेमन ऑफ रूइन और इस जैसी बाकी नस्लों का खात्मा यकीनी बनाना चाहता था। वही नफरत अब भी टेनमा के रोते हुए चेहरे से जाहिर होती है। एक दिलचस्प डिटेल जो मेन्यू नोटिस करता है, अजीब बात यह है कि उसकी लेफ्ट आंख ने आंसू बहाना बंद कर दिया है, मगर राइट आंख अपने आप ये काम करती है। ये चीज भी उसकी माँ के जाने के बाद हुई थी। उसकी ये बात अब सुनने के बाद मेन्यू हमारे लड़के को एक ऑफर देता है और चाहता है कि उसे अपना स्टूडेंट बनाए और टॉप लीग में शामिल करे ताकि वो मॉन्स्टर्स को मार सके। सेवियर लीग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खास तौर पर कैलामिटी बीस्ट से लड़ने और उन्हें खत्म करने के लिए बनाई गई है, जिसमें दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकनर्स शामिल हैं। ये मॉन्स्टर्स को मारने वाली फौज की तरह है। इसके हर मेंबर को सेवियर कहा जाता है। इन लोगों को प्रॉपर रिसोर्सेज, वेपन्स और ट्रेनिंग दी जाती है ताकि इनाम हासिल कर सकें, बिल्कुल किसी जॉब की तरह। एक ट्रेनी
सेवियर भी महाना 10,000 गोल्ड कमाता है और इस महंगाई में मैं तो 200 के लिए भी काम कर लूं। ये काफी बड़ी रकम है और ये सब सहूलतें कुछ उम्मीदों के साथ आती हैं। सेवियर्स को जब भी बुलाया जाए उन्हें कैलामिटी बीस्ट से लड़ना होता है। वो दुनिया को इनसे बचाने के लिए फ्रंट लाइन पर होते हैं। सच कहूं तो टेनमा को इनाम की परवाह भी नहीं है। वो सिर्फ शौक के लिए उन मॉन्स्टर्स को मारना चाहता है। भाई इस वक्त डूम स्लेयर बनना चाहता है। खैर, वो सेवियर बनने की ऑफर कबूल करता है। और पता चलता है कि हर फरवरी लीग एक एग्जाम लेती है जिसमें 10,000 लोग हिस्सा लेते हैं। पॉइंट्स मेरिट पर मिलते हैं, मगर सिर्फ टॉप 100 बेहतरीन कैंडिडेट्स को सेवियर बनने की इजाजत होती है। इससे हमारे लड़के को सबसे हाई स्कोर के बारे में तजस्सुस होता है। मिंटू को याद आता है कि टॉप स्कोर 1,15,000 पॉइंट्स था जो जिन टाइवा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ने बनाया था। 11 साल से कोई उस रिकॉर्ड को छू भी नहीं सका और उसके पॉइंट्स का 50% भी हासिल करना एग्जाम में फर्स्ट प्लेस की जमानत है। टेनमा इस आदमी की इज्जत करता है कि वो ह्यूमैनिटी की हाय और इंसानों के लिए एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर है, मगर मैन्यू उसे यकीन दिलाता है कि अपने टैलेंट को जिन टैवान से कंपेयर करना अकलमंदी नहीं, क्योंकि वो अपनी अलग ही लीग में है। ताहम हमारे लड़के के पास ब्लू लॉक वाली ईगो है और वो उस रिकॉर्ड को तोड़ने का इरादा रखता है। अपनी बातों से मेन्यू को हैरान कर देता है। ये उसे टीवा जिन के साथ अपनी गुफ्तगू की याद दिलाता है, जिसने कहा था कि एक दिन कोई इंसान आएगा जो उसके टैलेंट से आगे निकल जाएगा। लगता है कि नया वेटा पुराने को रिप्लेस करने के लिए आ गया है। इस तरह की पोटेंशियल उसके सामने खड़े लड़के में मौजूद है। अगले सीन में वो स्टोन मॉन्यूमेंट्स के पास हैं, वो जो दो दुनियाओं के दरमियान रास्ता बनाते हैं। मॉन्स्टर्स को मारना काफी नहीं है, इन मॉन्यूमेंट्स को भी खत्म करना पड़ता है, वरना वो पैदा होते रहेंगे। उनके सामने वाली बिल्डिंग खास तौर पर ऐसे मॉन्यूमेंट्स को आइसोलेट करने के लिए बनाई गई है ताकि कैलामिटी बीस्ट्स भाग ना सकें। वो नए सेवियर्स के लिए ट्रेनिंग के तौर पर टेस्ट का काम कर सकते हैं, इसलिए ये एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है। लीग की जुबान में इसे स्टेज कहा जाता है और अंदर वाले मॉन्स्टर्स को बेकाबू समझा जाता है। यही वजह है कि रुकीज या मारे जाते हैं जब वो इन मॉन्यूमेंट्स या स्टेज ट्रेनिंग ग्राउंड्स में दाखिल होते हैं, जिसे रुकी ग्रेवयार्ड का नाम दिया गया है। जिन टेवॉन ने शुरू में स्टेज को 3 मिनट में क्लियर किया था, जो उसका रिकॉर्ड है, तो मीनू उम्मीद कर रहा है कि हमारा लड़का उसी टेस्ट को सिर्फ 3 मिनट से कम में खत्म करेगा। तभी मीनू उससे ऑफिशियली अपना स्टूडेंट मानेगा। अगली सीन में मिन्नू अपने नए रुकी के साथ घूम रहा है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं। लोग इस आदमी को स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर के लेजेंड से कंपेयर करने लगे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मिन्नू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चल रहा है। जब वो तरह तरह की बातें सोच रहे हैं, हमारा लड़का डिजास्टर लेवल को देखता है। इस स्टेज के लिए ये 10 है, स्केलेटन सोल्जर से 2 लेवल ज्यादा, जिससे वो सोचता है कि वो किस तरह के मॉन्स्टर्स का सामना करने वाला है। लोगों के चेहरों पर शौक देखकर टेनमा हैरानी से सोचता है कि यहाँ हर कोई किसी नॉर्मी जैसा क्यों लग रहा है जिसने कभी स्टेज के अंदर कदम नहीं रखा। रिसेप्शन वाली लड़की के पास जाकर वो स्टेज में दाखिल होने की रिक्वेस्ट करता है। वो उसे गाइड करती है और उसकी पार्टी के बारे में पूछती है, जिस पर हमारा लड़का कहता है कि वो अकेला है। कुछ देर खामोशी छा जाती है। रिसेप्शनिस्ट इसे बदतमीजी समझती है और सोचती है कि ये आदमी उस पर फ्लर्ट कर रहा है। भाई सीधा एंटी इरिस टेरिटरी में चला गया और उस लड़की को खो दिया। टेनमा को कोई आइडिया नहीं कि क्या हो रहा है। हत्ता के देखने वाले भी उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि वो ईगो दिखाने की कोशिश कर रहा है। वजाहत के लिए वो अपना इरादा दोबारा बताता है कि वो उससे पटाना नहीं चाहता, वो बस स्टेज को दोबारा चैलेंज करना चाहता है। ये रिसेप्शनिस्ट वाली खुद को मलका समझती है और सोचती है कि वो बस शर्म से बचाने की कोशिश कर रहा है। वो अपना नंबर देने के लिए भी तैयार है ताकि इस बेवकूफ को हद से बढ़ने से रोक सके। वाकई गुस्सा होकर ये आदमी उसे धमकी देता है कि वो अपनी बात दोबारा नहीं दोहराएगा। तीसरी बार वो किसी चॉप्ड रिसेप्शनिस्ट में दिलचस्पी नहीं रखता, उसे सिर्फ अपने स्टेज मिशन की परवाह है। लड़के के अल्फाज से डरकर वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है, लेकिन ये वाज़ेह करती है कि उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। टेनमा ब्रेसलेट उठाता है और अपने हाथ पर बांधता है, इस बात से तंग आकर कि उसे इस बोरिंग मसले से निपटना पड़ा। बाकी के लोग उसे बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि उसने लड़की का नंबर नहीं लिया और टफ बन रहा है। असल बात यह है कि कोई भी रुकी जो लेवल 10 स्टेज को चैलेंज करता है, वो सीधा मॉन्स्टर्स के हाथों जलील होने जा रहा है। ये कैप इतना बड़ा है। इनमें से ज्यादातर हेटर्स बस बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग टेनमा के गिफ्ट के बारे में क्यूरियस हैं और देखना चाहते हैं कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करेगा।
मसला यह है कि गिफ्ट होने के बावजूद उसका लेवल अभी भी 0 है, तो उनकी नजरों में वो मरा हुआ है। अपने काम पर फोकस करते हुए टेनमा ब्रेसलेट को अपनी डिटेल्स के साथ स्कैन करता है और दूसरी तरफ दाखिल हो जाता है। एडमिन वाले बोरिंग काम खत्म होने पर वो लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए स्ट्रेच करता है। टाइमर शुरू होता है और साथ ही स्टेज को 3 मिनट में हराने का काउंटडाउन भी। ये आदमी किसी मॉन्स्टर की तरह आगे बढ़ता है, ये महसूस करते हुए कि ये जगह बहुत बड़ी है, भले ही ये आर्टिफिशियल हो। अपने पहले मॉन्स्टर एनकाउंटर के लिए उसका सामना लेवल 4 के कडामा से होता है, जो कि बहुत ही खराब शक्ल का कुत्ता लग रहा है। भाई ने इस चीज को एक ही तलवार के वार से काट दिया। याद है उसकी आइस मॉर्फिंग पावर्स, वो आसानी से बैटल एक्स और हर तरह के हथियार बना सकता है। एक कदामा के काटने के साथ ही बाकी भूखे मॉन्स्टर्स वहां पहुंच जाते हैं, जो पोकेमॉन का कोई खौफनाक वर्जन लग रहे हैं। बाहर आया अपने बाप के स्टाइल की सख्त मुखालिफत करती है। रुकीज के लिए चैलेंज करने के लिए और भी स्टेजेस थे, फिर भी उसने टेनमा को सबसे मुश्किल स्टेज पर भेजा। हकीकत यह है कि वो देखना चाहता है कि टेनमा आखिरकार जिन से आगे निकले, तो वो दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर कर रहा है। हता कि आया भी सोचती है कि अल्टीमेट वॉरियर को पीछे छोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि उसकी लिमिट्स इंसानियत से परे हैं। लेकिन उसका बाप जानना चाहता है कि क्या वो इस राय से इत्तेफाक करती है। उसके लिए जिन शुरू में अच्छा लगा था, लेकिन फिर उसने उस आदमी को लेवल 97 कैलामिटी बीस्ट को ऐसे मारते हुए देखा जैसे वो कुछ भी ना हो। उसकी आंखें ठंडी और हिसाबी थीं, बिल्कुल किसी खुदा जैसी। ऐसा लगता है कि ये आदमी शानो शौकत से इंसानी नस्ल से आगे निकल चुका है और खुद एक देवता बन गया है। जबकि ये सच है, मेन्यू दलील देता है कि वही पोटेंशियल टेनमा में भी दिखाई देता है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। जिन एक खुदा है जो इंसानियत का सेवियर है, लेकिन टेनमा एक डीमन लगता है जो अपनी ही नफरत में घिरा हुआ है, जिससे वो दोनों बिल्कुल मुताजाद ताकतें बन जाते हैं। वापस स्टेज पर हमारे लड़के ने कदामा ग्रुप को आसानी से खत्म कर दिया है। बदकिस्मती से उसकी ओवर माइमेसिस एबिलिटी इन कमजोर क्रीचर्स को स्कैन करने के लायक भी नहीं समझती। अचानक भाई को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है और वो फौरन एक स्लैश के साथ जवाब देता है। हैरत की बात है कि उसे मारना भी आसान था। टेनमा सोचने लगता है कि क्या ये डिजास्टर लेवल 10 क्रीचर सब कमजोर हैं? लेकिन ये सही नहीं हो सकता, वरना ये स्टेज को रुकी ग्रेवयार्ड नहीं माना जाता। यहाँ जरूर कुछ ऐसा है जो वो नहीं जानता, और वो बिल्कुल सही है। सिस्टमिक बी रैंक स्किल सेल्फ रीजनरेशन डिटेक्ट करता है और एनालिसिस साइकिल शुरू हो जाता है। हमारा लड़का इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि वही क्रीचर जिससे उसने काटा था दोबारा खड़ा हो जाता है और जमीनी बिलों के साथ हमारे लड़के पर हमला करता है। कटने के बावजूद वो क्रीचर उस जख्म से दोबारा ठीक हो गया। ये कोई हैरत की बात नहीं कि इस मॉन्स्टर को मारना मुश्किल क्यों है। लेवल 10 की ताकत पर खड़े होकर तन्मा ब्लैक आइस वॉल एक्टिवेट करता है और अपने दोनों हाथों को तेज धार स्पाइक से कवर कर लेता है। उसका मकसद क्रीचर को इतना नुकसान पहुंचाना है कि वो रीजनरेट करने के काबिल ना रहे। जब वो उससे लगातार अपनी 2 तलवारों से काट रहा है, वो साथ ही अपने दिमाग में एनालिसिस प्रोसेस भी चला रहा है। एक जबरदस्त फ्लैश मॉन्स्टर के सर को 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन ये भी उससे मारने के लिए काफी नहीं है। टेनमा उसे काटने में मजा ले रहा है। यहाँ मॉन्स्टर वो खुद है जो उसे फाड़ देना चाहता है ताकि वो दोबारा जुड़ ना सके। इस आदमी ने मॉन्स्टर को इतने कट्स लगाए कि आप सोचेंगे कि उसने सुकुना का डोमेन एक्सपेंशन देख लिया है। मॉन्स्टर टुकड़े टुकड़े होकर फट जाता है और लड़ाई खत्म हो जाती है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि टेनमा का माना ब्लैक आइज स्किल स्पैम करने की वजह से खत्म हो रहा है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, ये चीज छोटे टुकड़ों से भी फुल हेल्थ पर वापस आ जाती है, परफेक्ट सेल से इंस्पिरेशन लेते हुए। मायूस होकर टेनमा हर हमले से बचता है। हैरान है कि वो एक जिद्दी मॉन्स्टर से निपट रहा है। अच्छी बात यह है कि जितनी बार ये क्रीचर रीजनरेट होता है, उसकी एनालिसिस स्पीड मजीद बढ़ जाती है, लेकिन लड़ाई उस पर हावी होना शुरू हो गई है। यहाँ तक कि वो माना बचाने के लिए ब्लैक आइस यूज नहीं कर रहा। अक्लमंदी ये है कि वो स्पीड का इस्तेमाल करे और एनालिसिस मुकम्मल होने का इंतजार करे। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि वक्त भी खत्म हो रहा है। देखा जाएगा कहते हुए वो आखिरी कोशिश के तौर पर थंडर वेव के साथ ब्लैक आइस वॉल एक्टिवेट करता है। टेनमा क्रीचर की बेलों को काटता है, उसे कई बार रीजनरेट होने पर मजबूर करता है ताकि उसका एनालिसिस प्रोसेस तेज हो सके, क्योंकि अगर माना खत्म हुआ तो वो वहीं मारा जाएगा। फिर भी अगर ये उसका लेवल है तो उसे मरने में कोई मसला नहीं, क्योंकि वो एक नकली इम्पोस्टर नहीं बनना चाहता। आखिरी स्लैश मारते हुए टेनमा अपना गुस्सा निकालता है ताकि क्रीचर का सर काट सके। बदकिस्मती से खेल खत्म, उसका माना
खत्म हो चुका है। और जैसे ही ये हुआ, उसके जिस्म में चीज के स्लाइस से ज्यादा सुराख हो गए। ये उसका आखिरी चांस है, क्योंकि मिमेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। ये वाहिद चीज है जो उसके आर्सेनल में माना नहीं मांगती। जैसे ही ये मुकम्मल होता है, नीला कमल दोबारा उभरता है और सेल्फ रीजनरेशन से लोटस बर्स्ट हासिल करता है। मॉन्स्टर उसे दोबारा काटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लोटस बर्स्ट इफेक्ट एक्टिव हो रहा है, जो आसपास के तमाम माना को एक धमाकेदार तबाही में बदल देता है। मिमेसिस के कंप्लीट होने पर टेनमा के सारे जख्म खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। मॉन्स्टर शॉक में देखता है और जैसे ही हमारा लड़का ताली बजाता है, लोटस असली तबाही मचा देता है। ये डिस्ट्रक्शन आसपास की हर चीज को जला देती है और क्रीचर को राख में बदल देती है। आखिर में टेनमा अपने हमले के धमाके से जख्मी दिखाई देता है। ये लड़ाई में उसका आखिरी ट्रम्प कार्ड था। वैसे उसने ये तबाही सिर्फ 1/3 1/3 मैना खर्च करके मचाई, जो उसने माय मिसेस के जरिए वापस हासिल किया था। अब उससे छोटे मॉन्स्टर्स को तबाह करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। साथ ही ये कंफर्म हो गया कि मिमेसिस स्किल में माना और हेल्थ दोनों को बहाल करने की सलाहियत है। एक टुकड़ा बाकी रह जाता है, जबकि बाहर की दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। रिसेप्शनिस्ट उस रुकी के लिए परेशान है जो अंदर गया था और रेस्क्यू टीम बुलाने की भीख मांगती है। हत्ता कि आया को भी उम्मीद नहीं थी कि हमारा लड़का लेवल 10 मॉन्स्टर से हार जाएगा। बड़ा मसला स्टेज को 2 मिनट से कम में क्लियर करना है। अचानक स्टेज ये रिवील करता है कि एक नया रिकॉर्ड बन गया है, जिसने सबकी उम्मीदों को हिला दिया। 11 साल का रिकॉर्ड इत्सुकी टेनमा ने तोड़ दिया है, जिसने इसे सिर्फ 2 मिनट और 14 सेकंड में क्लियर किया। जब वो स्टेज से बाहर निकलता है तो ये आदमी ऐसा लगता है जैसे किसी जंग से आया हो। उसके सारे हीटर्स अब फैंस बन चुके हैं, क्योंकि इस अंडरडॉग ने जिन के रिकॉर्ड को पूरे 1 मिनट के फर्क से तोड़ दिया। हमारा लड़का मिनू के पास आता है और सवाल करता है कि क्या वो उसका शागिर्द बनने के काबिल है। वो आदमी वाकई मुतासर है और अपने नए डिसाइबल की तारीफ करता है। ये उन नायाब लम्हात में से एक है जब आया ने अपने बाप को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा। तमाशाई समझते हैं कि ये सब इज़ूमी का कमाल था, जिसने अपने स्टूडेंट को जिन का रिकॉर्ड तोड़ने दिया। लेकिन कहानी ये बिल्कुल नहीं है। रिसेप्शनिस्ट अपनी पहले वाली हरकत पर शर्मिंदा होकर आती है। वो नया रिकॉर्ड बनाने पर उससे गिफ्ट देती है, जिसकी हमारे लड़के को उम्मीद नहीं थी। वो उस पर गुस्सा भी नहीं करता कि वो एक रेकलेस न्यूबी के लिए परेशान थी। इस बार भाई के अल्फाज वाकई उस पर असर कर गए, जिससे वो शर्मा गई। दूसरी तरफ आया हमारे लड़के को चीढ़ती है और याद दिलाती है कि बस अपने बाप का स्टूडेंट बनने पर ज्यादा हवा में ना उड़े। मेन्यू सोचता है कि ये लेवल उसके टैलेंट के हिसाब से बहुत आसान है, तो अब डिफिकल्टी बढ़ाने का वक्त है। वो मानता है कि सही स्टेज उसके लिए एडवांस स्टेज है। एक जरूरी बात, लेवल सिर्फ डिजास्टर बीस्ट के खतरे को जाहिर नहीं करते। सबसे अहम फैक्टर असल में उनकी स्पीशीज है, क्योंकि कुछ में दिमाग नहीं होता, जबकि दूसरों में इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंस होती है। उन मॉन्स्टर्स से निपटना आम डिजास्टर बीस्ट्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। देखा जाए तो अवेकनर्स और डिजास्टर बीस्ट्स एक ही तरह काम करते हैं। इंसानों के पास अलग जॉब्स होती हैं जो उनकी ताकत दिखाती हैं, जबकि मॉन्स्टर्स की स्पीसीज उन्हें अलग करती हैं। एडवांस्ड स्टेजेस में ज्यादा अक्लमंद मॉन्स्टर्स होते हैं। उन्हें सेम लेवल पर भी हराना आम मॉन्स्टर के मुकाबले में बहुत मुश्किल है। टेनमा की अगली मंजिल नॉर्दर्न स्टेज के डिस्ट्रिक्ट 4 में है और उससे एहसास होने लगा है कि अब तक वो सिर्फ उन बेकार क्रीचर्स को मार रहा था, जिनमें उसे हराने के लिए बुनियादी अकल भी नहीं थी। ये जानते हुए कि इंटेलिजेंट स्पीशीज दर्द महसूस कर सकती हैं, टेनमा बहुत खुश है और ऐसे मॉन्स्टर्स को टॉर्चर करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भाई नए शिकार मिलने पर अपना खौफनाक ऑरा भी निकालता है। भीड़ का रिएक्शन जबरदस्त है, क्योंकि लोग जिनके 11 साल पुराने रिकॉर्ड के टूटने के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे। फिर भी एडवांस्ड स्टेजेस सख्त होते हैं और डिस्ट्रिक्ट 4 में सब कुछ एक ही आदमी कंट्रोल करता है। कई अवेकनर्स एडवांस स्टेजेस चैलेंज करने गए, लेकिन वहां से गायब हो गए। अफवाह है कि वहां एक खुफिया असैसिन है। एक बेवकूफ राय की नौशिदा का नाम लेता है, जबकि दूसरा उसे बकवास करने पर मार खाने से रोकने की कोशिश करता है। पता चलता है कि राय डिस्ट्रिक्ट 4 के वार्ड चीफ का बेटा है और ये ट्रस्ट फंड बच्चा चाहता है कि सब उसकी खिदमत करें। डिस्ट्रिक्ट 4 के सारे स्टेजेस उसी के हैं और वहां इंतजार करना सिर्फ बेकार न्यूबीज का काम है। चेस्ट बॉक्स खोलते हुए टेनमा को वैसे ही पत्थर मिलता है जो उसे स्टेज पर मिला था। मेन्यू हैरान है कि उसे ये मिला क्योंकि ये डिजास्टर बीस्ट को मारने के फौरन बाद हुआ। दोनों पत्थरों में एक अहम फर्क है।
एक हरा ग्रीन दिखाई देता है, जो आया को वाकई हैरान कर देता है क्योंकि ये इंटरमीडिएट क्वालिटी का माना जाता है। टेन्मा जानना चाहता है कि कर्मा स्टोन असल में क्या है और पता चलता है कि ये बेसिकली एक एक्सपीरियंस स्टोन है। मॉन्स्टर्स को हराना या वीकनेस को मारना कर्मा पैदा करता है, या जिसे हम एक्सपीरियंस पॉइंट्स कहते हैं। वो आखिरकार लेवल बूस्ट करने के जिम्मेदार होते हैं। इस मामले में कर्मा स्टोन एक ऐसी चीज है जिसमें पहले से वो कर्मा मौजूद होता है और इसे अब्सॉर्ब करके यूजर अपना लेवल काफी बढ़ा सकता है। सबसे अजीब बात यह है कि स्टेज के अंदर कर्मा स्टोन कुदरती तौर पर कैसे बन गया। मास्टर मेन्यू कहते हैं कि ये जरूर टेन्मा के गिफ्ट के जेरे असर हुआ होगा, जिससे वो दोनों दंग रह गए। जाहिर है हराए गए दुश्मन का कर्मा जीतने वाले के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है, लेकिन ये हकीकत के टेन्मा डू डिजास्टर बेस्ट्स को मारने के बाद भी लेवल अप नहीं हुआ बताती है कि वो कर्मा एब्जॉर्ब नहीं कर सका। मेन्यू की थियरी ये है कि अब तक टेन्मा ने मॉन्स्टर्स मारकर जो कर्मा हासिल किया वो उसके बजाय आसपास के अवेकनर्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन स्टेज मुख्तलिफ है, वहाँ कर्मा एब्जॉर्ब करने वाला कोई और नहीं है और टेन्मा अपना कर्मा खुद एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसीलिए वो जबरदस्ती पत्थर की शक्ल में जम गया। लेकिन आया परेशान है कि हमारा लड़का फंस गया है। क्योंकि वो लेवल अप ही नहीं कर सकता, उसका बाप उससे टेन्मा से उसकी स्किल के बारे में पूछने से रोकता है। आखिरकार ये एक राज होना चाहिए। खैर मीनू मशवरा देता है कि अगर लड़का इसका फायदा उठाना चाहता है तो पत्थर बेच दे। ज़ाती तौर पर वो 5 बर्रे आज़मों के लीडर्स के साथ मीटिंग के लिए कुछ वक्त के लिए बाहर जा रहा है। उसकी बेटी इस दौरान टेन्मा का ख्याल रखेगी। ताहम वो कुछ ज़रूरी बातें कहकर जाता है। टेन्मा को कहा जाता है कि वो शागिर्द होने की बात राज रखे और उसे ये हिदायत भी दी गई कि वो किसी को अपने गिफ्ट की डिटेल्स न बताए। तीसरी बात, टीचर चाहता है कि उसके आने से पहले वो कम से कम 6 एडवांस स्टेजेस क्लियर करे। और आखिर में टेन्मा को पूरी आज़ादी दी गई है कि वो अपनी ताकत के साथ जो चाहे करे। रुकी इन ऑर्डर्स को कबूल करता है और सीन नॉर्डर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ कट हो जाता है। कुछ अवेकनर्स इस बात से तंग हैं कि उन्हें जगह नहीं दी जा रही, हालांकि उनकी बारी है। राजे किनोशिरा के गार्ड्स यहाँ उसके लिए जगह रिजर्व करने खड़े हैं और बच्चों को दफा होने का कह रहे हैं। अवेकनेस कुछ बड़ी बातें करते हैं और रागी को एक अमीर बिगड़ा हुआ बच्चा कहते हैं, जिसे जल्द ही गिल्ड में रिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन लगता है उसने गलती कर दी, क्योंकि वही बंदा उड़कर करीबी दीवार में जा रखता है। इस मस्कुलर आदमी पर फौरन बी रैंक अर्थ स्पाइक से हमला किया जाता है, लेकिन उसका नतीजा 0 डैमेज निकलता है। इस आदमी का चेहरा मेटालिक हो जाता है, जबकि ब्लॉन्ड लड़का ये समझने से कासिर है कि वो टेक्निक जो आसानी से मॉन्स्टर्स के आर पार हो सकती है वो भोग इस मसल फ्रीक को कोई नुकसान क्यों नहीं दे सकी। वो बड़ा आदमी उसके दोनों हाथ पकड़ता है और फिर जबरदस्त हेडबट मारकर उसे बेहोश कर देता है। एक लेवल 7 और लेवल 8 अवेकनर दोनों ही राज के दौड़ी गार्ड का कुछ बिगाड़े बगैर ढेर हो गए। ये आदमी टकारू ओगा है, जो रियू के सबसे ताकतवर 4 आदमियों में से एक है और वो लेवल 12 का मेटल बेंडर है। ये लोहे का बंदा सबको याद दिलाता है कि जो कोई भी राज के ऑर्डर्स के खिलाफ बगावत करेगा वो मारा जाएगा। वो नहीं चाहता कि बाकी लोग इन दोनों अवेकनर्स को ले जाएं। वो उन्हें टॉर्चर करने का पूरा प्लान बना रहा है। उसका दोस्त टकेरू को मशवरा देता है कि वो थोड़ा हाथ हल्का रखे क्योंकि लोग देख रहे हैं। अचानक कोई बहुत तेजी से उसकी तरफ आता है। उस आदमी का जिस्म सीधा टेन्मा के हाथों में गिरता है। आसपास खड़े सब लोग टेन्मा को कोई लूजर समझते हैं, जिसने अभी अपनी मौत के परवाने पर साइन कर दिया है। हत्ता कि ये बंदा भी उसे राजी के ऑर्डर्स तोड़ने पर इडियट कहता है और आखिरी वार्निंग देता है। मगर टेन्मा अच्छी तरह जानता है कि उसे स्टेज में दाखिल होना है और टकारू ही उसकी वाहिद रुकावट है। एडा हायर अप्स को सूरत हाल रिपोर्ट करती है, मगर हमारा लड़का मामले को अपने तरीके से संभालने का इरादा रखता है और अपने टीचर की बात याद करता है कि जो सही लगे वही करो। वो जख्मी को उसके हवाले करता है और एक खौफनाक ऑरा निकलता है, बावजूद इसके कि वो लेवल 0 अवेकलर है। टकारू को यकीन नहीं आता कि इस लेवल 0 रुकी में उसके सामने खड़े होने की हिम्मत है। लेकिन अजीब बात यह है कि उसे एक खास किस्म का दबाव महसूस होता है, जिससे वो सोचता है कि शायद इस बच्चे के पास कोई गिफ्ट है। अपने स्टार्ट्स पर भरोसा करते हुए टकारू अंधाधुंध यकीन करता है कि उसका पलरा भारी है, मगर तभी उससे जोर का झटका लगता है। वो देखता है कि हमारा लड़का पागलों वाली तेजी से हमला करता है और टेन्मा का मुक्का इस आदमी के चेहरे को चूम लेता है। देखने वाले अचानक खामोश हो जाते हैं। रुकी की स्पीड समझ ही नहीं पाते। खुशकिस्मती से टकेरू पंच लगने से पहले खुद को मेटलाइज कर चुका था, इसलिए कोई जख्म नहीं आया। अपने हाथों को धात यानी मेटल से कवर करके वो अपनी भारी मुक्के बरसाता है। अपनी ओपोनेंट की स्पीड की तारीफ करता है, लेकिन टेन्मा की ताकत में कमी को भी हाईलाइट करता है। हमारा लड़का तेजी से बचता है, ये जानते हुए कि उसने एक ताकतवर अपोनेंट पर सरप्राइज अटैक करने का वाहिद मौका गंवा दिया है। इस वक्त उसका बेहतरीन तरीका थंडर वेव पर भरोसा करना और उसे मजीद बढ़ाना है।
जिसके लिए थेनमा बैकग्राउंड में मेटलाइजेशन प्रोसेस एक्टिवेट करता है। मेटलाइजेशन स्किल इतनी खतरनाक है कि मिमीसिस के इफेक्ट्स हासिल कर सकती है, जिसका मतलब है कि हमारा लड़का अब हाथ हल्का नहीं रख सकता और उसे सीरियस होना पड़ेगा। तेनमा समझता है कि नॉर्मल अटैक्स काम नहीं करेंगे, बस उसे काफी नुकसान पहुंचाने के लिए तकेरू की खाल को टारगेट करना होगा। वो चेहरे पर किक मारने के लिए तैयारी करता है, मगर टकारू ऐन वक्त पर उसे ब्लॉक कर लेता है और इस कमजोर लड़के की ताकत और स्पीड की कमी पर तनकीद करता है। लेकिन दरअसल ये हमारे लड़के की स्ट्रैटेजी है। वो अपने अपोनेंट को अपनी मैक्स स्पीड प्रोटेक्ट करने का आदी बना रहा है ताकि बाद में थंडर वेव को अपग्रेड कर सके। टकैरू पूरी तरह धोखा खा जाता है। लाइटनिंग एलिमेंट का इस्तेमाल देखकर दंग रह जाता है। इस बार हमारा लड़का अपनी स्पीड को इस पागलपन की हद तक बढ़ा देता है कि वो यहाँ दर्जनों मुक्के मार रहा है और वाकई हर एक कनेक्ट भी कर रहा है। बैकग्राउंड में एनालिसिस प्रोसेस चल रहा है, जबकि तमाशाई समझने लगे हैं कि ये रुकी एक से ज्यादा स्किल्स यूज कर सकता है। तकेरो के पास मेटलाइज करने का कोई मौका नहीं बचा। वो बस यही सोच सकता है कि इस बच्चे ने अपनी रैंक के हिसाब से इतनी स्पीड कैसे हासिल कर ली। उसके जिस्म पर इतने मुक्के बरस रहे हैं कि वो दूसरों को मदद के लिए बुलाने की आवाज भी नहीं निकाल सकता। ये बंदा मुश्किल में है और आखिरी कोशिश के तौर पर वो अपना ट्रम्प कार्ड निकालने का फैसला करता है। जाहिर है ट्रम्प कार्ड अपनी शर्ट फाड़ के अपनी डेमोनिक बैग दिखाना है, लेकिन सच में भाई फुल शाइनी मोड में चला जाता है और खुद को पूरी तरह मेटलाइजेशन में ढक लेता है। ये पहली बार है कि वो इस हद तक मजबूर हुआ कि उसे ये स्किल यूज करनी पड़ी। उसके तमाम मेटालिक हिस्सों को 50% डिफेंस बूस्ट मिलता है और अगर वो हरकत ना करे तो मजीद 50% बूस्ट मिलता है। वैसे मुझे अच्छा लगा कि हम वाकई कह सकते हैं कि इस बंदे के जिगरे अब टाइटेनियम के बने हैं। खैर, टेक्रो इस लेवल तक इवॉल्व होने पर शुक्रगुजार है और वो रोकी को एक आसान मौत देने का इरादा रखता है। लेवल 12 को क्रॉस करने वाली डिफेंस के साथ बाकी लोग सोचने लगते हैं कि क्या उसी लेवल का कोई बंदा इसकी डिफेंस तोड़ सकता है, लेकिन 1-2 मिनट में इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एनालिसिस प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हमारा लड़का कैजुअली बताता है कि टकारू ने अपने सारे पॉइंट्स डिफेंस में लगा दिए और माना स्टार्ट्स को पूरी तरह भूल गया। टकारू बुरा भला कहने की एक्टिंग करता है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि रुकी का अंदाजा सही है। तन्मा इस आदमी को यकीन दिलाता है कि उसे उसका मामला खत्म करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो लड़ाई को एक पल में खत्म कर देगा। नीला कंबल पैदा होता है जो टेनमा की ताकत में एक और एवोल्यूशन लाता है। खूबसूरत लोटस खिलता है और तमाशाइयों को हैरान कर देता है, हालांकि उन्हें कोई आइडिया नहीं कि ये प्यारी सी चीज मेटल मैन को कैसे हराएगी। इसके मुकम्मल होने के साथ टेनमा क्लियर ऑर्ब पियर्सिंग ट्रू स्फीयर हासिल करता है। ये डिफेंस को इग्नोर करने वाली एबिलिटी है जो पक्का डैमेज देती है। वाहिद मसला रेंज और स्पीड का है। ये बहुत स्लो है जिससे लोग आसानी से इससे बच सकते हैं। ये टेनमा को ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जहां उसे उस डिफेंस को तोड़ने के लिए अटैक को टाइम करना पड़ेगा, जिस पर तकेरू को इतना नाज है। स्किल एक्टिवेट होते ही हमारे लड़के के स्टार्ट्स मजीद बढ़ जाते हैं जैसे ही वो पियर्सिंग ऑर्ब बनाता है। इस फासले से भी टेनमा पुरएतमादी से अपने ओपोनेंट को ये अटैक डॉज करने का चैलेंज देता है। टेनमा की परफॉर्मेंस देखकर तमाशाइयों में जोश आ गया है और वो सोच रहे हैं कि अब वो क्या करने वाला है। पियर्सिंग बॉल आहिस्ता से उनकी आंखों के सामने से गुजरती है। ये एक छोटी सी चीज है, इसलिए सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई ऐसी चीज से टकराएगा। ये बॉल इतनी छोटी है कि ये लोहे का बंदा सीधा खड़ा रहने को तैयार है इससे अपने जिस्म पर लेने के लिए। टेनमा के ट्रम्प कार्ड को कम समझते हुए बॉल उसके बाजू से टकराती है और उसके चेहरे पर खौफ छा जाता है। ये चीज इस आदमी का बाजू तबाह कर देती है जिससे वो खून के धमाके में फट जाता है। टेनमा ने इस बेवकूफ को डॉज करने का भी कहा था। उसने खास तौर पर बाजू पर निशाना लगाया ताकि रहम खा सके, लेकिन अगर ये आदमी मॉन्स्टर होता तो वो किसी जानलेवा हिस्से पर भी इशारा लगा सकता था। टकेरू दर्द से चीख रहा है जबकि टेनमा जोकर्स को ऑर्डर देता है कि इस बंदे को हॉस्पिटल ले जाएं। वो बड़े पैथेटिक तरीके से उसे उठाते हैं और ले जाते हैं, जैसे पावर पफ गर्ल्स ने दिन बचा लिया हो। रुको, मैं भूल गया, ये कार्टून नेटवर्क नहीं है। भीड़ में टेनमा को हीरो माना जाता है। कुछ लोग तो उसके साथ टीम अप करके स्टेजेस क्लियर करना चाहते हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोग उस तक पहुंचने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, मगर ये आदमी अपनी नई स्किल को एंजॉय करने में मसरूफ है। एक ऐसी चीज जो टकेरू जैसे डिफेंस मॉन्स्टर को भी खत्म कर सकती थी
ऑर्ब का एक और असर ये है कि जितना ये टेनमा से ज्यादा डिफेंस स्टैट्स वाले लोगों को मारती है उतनी ही तेज होती जाती है। दो जोकर्स उससे अपनी टीम में शामिल होने की भीख मांगते हैं, मगर वो साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि वो अकेला ही ठीक है। दोबारा भीड़ का वही रिएक्शन आता है जो पिछली बार था। लोग उसे बेवकूफ कहते हैं कि सिर्फ टकेरू को हराने की वजह से वो अकेले एडवांस्ड स्टेट चैलेंज कर रहा है। लोगों की राय उसके बारे में बहुत जल्दी बदल जाती है और वो इस साइकोपाथ को मारने के लिए छोड़ने पर राजी हैं। अब जब इनकार करने वाले चले गए, मेनू की बेटी बताती है कि एडवांस स्टेजेस में हर कैलामिटी बीस्ट टाकिरू की डिफेंस के बराबर है, तो हमारे लड़के को वाकई अपने माना को ध्यान से संभालना होगा। लेकिन टेनमा चिल है और उसे कहता है कि फिक्र ना करे, जिससे वो थोड़ा शर्मा जाती है क्योंकि उसकी मौत उसके बाप के लिए शर्म का सबब बनेगी। इसके अलावा अगाया बताती है कि स्टोन बीस्ट्स ग्रुप में मूव करते हैं, मगर वो फिर भी बेवकूफ होते हैं, इसलिए टेनमा मैना ड्रेन करके उनका फायदा उठा सकता है। ब्रेसलेट उसे स्टेज चैलेंज करने की इजाजत देता है और हमारा लड़का अपने अगले बड़े इवेंट में दाखिल होता है। उसने इतने सारे बड़े रॉक लिजर्ड्स का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। इन सब के स्टैट्स भी बहुत हाई हैं, उन क्रीचर्स से कहीं ज्यादा जिनसे वो पहले लड़ा था। कोलोसस स्टैचू पूरी रफ्तार से उसकी तरफ आता है, जबकि तेनमा अपनी पियर्सिंग ऑर्ब निकालने का फैसला करता है ताकि उनकी हाई डिफरेंस शील्डिंग के खिलाफ उसे यूज कर सके। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि ये लोटस की पत्तियां फेट के आर्चेस रो आईसीएस से काफी मिलती जुलती हैं। खैर, ऑर्ब स्टैचू से टकराती है, उसके जिस्म में सीधा सुराग करती है और उसे फौरन मार देती है। इससे ऑर्ब की स्पीड में 100% इजाफा होता है, जो टेनमा के लिए हर लिहाज से जबरदस्त है। 3 खौफनाक स्टैचूज उसकी तरफ लपकते हैं, मगर हमारा लड़का अपनी लाइटनिंग के साथ किलोआ वाली एनर्जी पर है और उनके पास से तेजी से गुजर जाता है। वो तीसरा माना खर्च करने के बाद अपने धमाका खेज हमले से 3 मॉन्स्टर्स को हराता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। 2 और क्रीचर्स मुखालिफ सिम्त से आते हैं। ये आदमी उन्हें खत्म करने के लिए अपनी पियर्सिंग ऑर्ब से हॉलो पर्पल चलाता है। पहले वो दोनों स्टैचूज को डॉज करता है, जिससे वो आपस में टकरा जाते हैं। ये उसे जबरदस्त पियर्सिंग ऑर्ब मारने का बेहतरीन मौका देता है। ऑर्ब की रफ्तार इस बार और भी तेज है और दोनों मॉन्स्टर्स को एक ही बार में मार देती है। टेनमा गिर जाता है, थका हुआ महसूस करता है क्योंकि उसका माना 0 हो चुका है। उसे आजकल अपने माना की कमी से काफी मुश्किल हो रही है और वो उम्मीद करता है कि जल्द ही कोई माना रिकवरी स्किल मिलेगी। ऑर्ब की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के बाद उसकी प्रोग्रेस अच्छी लग रही है, लेकिन भाई आखिरी मॉन्स्टर के बारे में पूरी तरह भूल गया जो उस पर आ गिरता है और तबाही मचा देता है। इनमें से एक मॉन्स्टर ने जाइगेंटिफिकेशन स्किल यूज कर ली थी और इतना बड़ा खतरा बन गया कि गॉडजिला को आके उसे मारना पड़ेगा। इसका साइज एक मसला है, मगर तेनमा लाइटनिंग स्पीड का यूज करके खुद को संभाल रहा है। भाई फ्लैश की तरह भाग रहा है, ये ना जानते हुए कि क्या वो इतने बड़े क्रीचर को चीर पाएगा या नहीं। ध्यान से अपना टारगेट सेलेक्ट करते हुए वो मॉन्स्टर के सर पर निशाना लेता है और पियर्सिंग ऑर्ब छोड़ देता है, मगर सिर्फ इस फासले से टेनमा अंदाजा लगाता है कि ऑर्ब इतनी छोटी है कि बहुत कम नुकसान करेगी। टाइटैनिक स्टोन स्टैचू अपने मुक्के से जवाब देता है और क्योंकि हमारा लड़का हवा में डॉज भी नहीं कर सकता, उसके पास ब्लैक आइज को बार बार यूज करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता ताकि मार से बच सके। फिर भी टक्कर से ये आदमी हवा में उड़ जाता है और करीबी दीवार में जा लगता है। लड़ाई उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। ओवामाइमीसिस की जरूरत को महसूस करते हुए सिस्टम खुद ब खुद एनालाइज करना शुरू कर देता है, जिससे हमारे लड़के के चेहरे पर इत्मीनान आ जाता है। सीन री की जगह पर कट होता है, जहां उसका एक एजेंट अपना शौक जाहिर करता है। वो आदमी शोर मचाकर उसे नाराज करता है, लेकिन साथ ही कुछ अचानक खबर भी देता है। जाहिर है किसी ने टाकेरू को हरा दिया और एडवांस स्टेजेस में से एक में दाखिल हो गया। ये खबर उस बिगड़े हुए बदमाश को गुस्सा दिला देती है। ये यकीन नहीं कर पा रहा कि टकेरू अपने लेवल के बावजूद कैसे हार गया। वाहिद मंतकी वजाहत ये है कि किसी लेवल 30 से ऊपर के बंदे ने उसे हराया है। बदकिस्मती से इस लेवल के अवेकनर्स स्किल्ड होते हैं और असली मिशन संभालते हैं, तो वो कमजोर अवेकनर्स के साथ खेलने की जहमत नहीं करते। फैसिलिटी में हर कोई लेवल 10 के आसपास है, मगर ये सस्ता एडमिन इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि लेवल 10 के वॉरियर ने टकेरू को हरा दिया। राय खुद मामले की तहकीक करने का इरादा रखता है, ये मानते हुए कि अगर वो अभी जल्दी करे तो उसी लोकेशन पर वक्त पर पहुंच जाएंगे। उसका एजेंट भी यही मशवरा देता है कि वो एहतियात से काम लेना चाहिए था, मगर जाहिर है कम अकल वालों को ये बात समझ नहीं आती।
रेज उस शख्स को हम्बल करने के मूड में है जिसने किनोशिदा फ्रमली से पंगा लिया। हमारा लड़का किसी तरह बच गया और 100% एनालिसिस तक पहुंच गया। लोटस में शील्ड होते हुए सिस्टम ने गिगेंटिफिकेशन स्किल कंप्लीट कर दी। मगर अजीब बात यह है कि टेन्मा को इस बार कोई नई स्किल नहीं मिली। इसके बजाय उसका पियर्सिंग ऑर्ब लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया, जिससे वो ऑर्ब का साइज एडजस्ट कर सकता है और उसकी पैसिव स्पीड इंक्रीज करके डबल भी कर सकता है। दोनों इफेक्ट्स को एक साथ टेस्ट करते हुए टेन्मा ने अपना नया इवॉल्व्ड ऑर्ब एक्टिवेट किया, जो उसकी बची कुची माना को निचोड़ लेता है। ये अब तक का सबसे ताकतवर पियर्सिंग ऑर्ब है जो उसने बनाया है, और ये किसी न्यूक की तरह लॉन्च होता है। भाई यहाँ गोचो की तरह पोज बना रहा है अपनी फाइनल किल शॉट के बाद, ये सोचते हुए कि कहीं उसने एंड में कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया। स्टोन गोलम की हार उसकी प्रोग्रेस में एक और कदम है। ऑर्ब की स्पीड 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ गई है, और अगर वो स्टेज को 2 बार और क्लियर कर ले तो वो उसे कार की स्पीड तक ले जाएगा। इस दौरान जिन पैसिव इफेक्ट्स को वो इग्नोर कर रहा था वो उसके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो रहे हैं। लोटस बर्स्ट उसकी सारी स्किल्स को बेहतर यूटिलाइज करने का मौका देता है। मतलब जब तक वो लोटस बर्स्ट के पैसिव इफेक्ट को बफ कर सकेगा, उसके पास इतनी पावर होगी कि वो हजारों मीटर दूर से मॉन्स्टर्स को स्नाइप कर सके। एडवांस्ड स्टेज सिर्फ 3 मिनट में कंप्लीट हो गया, जिसने एक नया रिकॉर्ड सेट किया और बाकी अवेकनर्स को हैरान कर दिया। लोग जानना चाहते हैं कि ये बंदा लेवल 0 कैसे है, क्योंकि इस बात की कोई तुक नहीं बनती। फिर वो ऐसे लग रहा है जैसे अभी शावर लेकर निकला हो, चोट का कोई निशान नहीं, आगे अभी इम्प्रेस्ड है, हमेशा उससे मुतासिर रहती है। वो उसकी कंप्लीशन रेट की तारीफ करती है, मगर ये सब उस पियर्सिंग ऑर्ब की मदद से हुआ जो उसे मिला था। अजीब बात यह है कि वो उसके गिर्द एक तितली मंडलाते हुए देखता है। इसे जेड बटरफ्लाई कहते हैं। आज्ञा असल में एक शिकामी यूजर है, मगर मैं उसके कर्व्स देखने में इतना मसरूफ हूं कि बटरफ्लाई की परवाह नहीं, कोई मुझसे रंग ना पूछे प्लीज। वो उस प्यारी चीज के साथ खेलता है, उसे खूबसूरत कहता है और सीधा एग्या से पूछता है कि रेगुलर अवेकनर्स के पास किस किस्म की जॉब्स होती हैं। वो शौक होती है कि उसे इस बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं। जॉब्स असल में 4 कैटेगरीज में तकसीम है और हमारा लड़का अब तक उनमें से 3 देख चुका है। पहली किस्म एलिमेंटलिस्ट है, जिसमें एलिमेंट्स की एक वाइड रेंज होती है। ये अवेकनर सबसे आम है और इनकी कम्बैट पावर सबसे ज्यादा मानी जाती है। उसकी क्लास का वो मोटा और तेरू भी यही है। दूसरी किस्म का अवेटनर शिकामी यूजर है। बिल्कुल सही, हम जुजुत्सु काइजन स्टाइल में कर रहे हैं। शिकामी पैदा होते ही अपने मास्टर के साथ रहते हैं, इसीलिए उसके पास अपना एक है। 2 टाइप्स क्लियर करने के बाद वो सवालों का इंतजार करती है। हमारा लड़का ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी जेड बटरफ्लाई का लेवल उससे भी ज्यादा है, जिससे वो उसके विटर्न होने पर सवाल उठाता है। भाई ने बिना कोई बात छुपाए उस बेचारी की ईगो को तबाह कर दिया और कोशिश भी नहीं की कि बात संभाल ले। आज्ञा पावर के बारे में उसकी गलतफहमी दूर करती है, बताती है कि शिकामी हमेशा अपने मास्टर से हायर लेवल के होंगे। मगर ऐसी सूरत में तेनमा का दिमाग हिसाब लगाता है कि लड़ाई में शिकामी के मास्टर को टारगेट करना बेहतर है। उस लम्हे वो उससे आती हुई नेगेटिव ऑरा महसूस करके डर जाती है। खैर, वो बाकी लोगों के इंट्रोड्यूस होने का इंतजार करता है। तीसरी किस्म एक पुरस्कार जॉब है जिस पर बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं। ये वो किस्म है जो हमारे लड़के के पास है, जिसे ऑर्डरर कहते हैं। मसला ये है कि इन लोगों की एबिलिटीज मुख्तलिफ होती हैं। ब्लू लोटस स्टेन व उन अवेकनेस से अलग हैं जो साइज बदल सकते हैं या शैडो क्लोन्स बना सकते हैं, क्योंकि नारुतो भी यहाँ है। हर जॉब कैटेगरी के स्किल्स C से S तक रैंक किए जाते हैं 4 ताकत के पिरामिड्स में, मगर ऑर्डर ब्रेकर्स को Z कैटेगरी स्किल्स के साथ क्लासिफाई किया जाता है, जो बाकी सबसे मुख्तलिफ हैं। इसकी वजह यह है कि ऑर्डर ब्रेकर क्लास को उनकी यूनिक स्किल्स की वजह से इज्जत दी जाती है, और जिस लम्हे ओपोनेंट को ऑर्डर ब्रेकर की एबिलिटी समझ आ जाए, वो अपना सबसे बड़ा फायदा खो देते हैं। यही वजह है कि मैन्यू, उसके बाप ने एगिया को मना किया था कि वो हमारे लड़के की एबिलिटीज के बारे में ना पूछे। टेन्मा ऑर्डर ब्रेकर्स में भी इर्रेगुलर है, क्योंकि उसने खुद देखा कि वो 3 मुख्तलिफ स्किल्स यूज कर रहा था, जिनमें से 2 एलिमेंटलिस्ट से रिलेटेड थीं। टेन्मा अब थोड़ा परेशान हो रहा है कि वो सिर्फ उसके बारे में बात कर रही है।
तो वो चौथी किस्म की जॉब के बारे में पूछता है जो उसने नहीं देखी। इस बारे में वो एक लफ्ज बताने से इनकार कर देती है, ये कहते हुए कि ये सजा है क्योंकि वो सब कुछ अपने तक रखता है। जाने से पहले अज्ञा उसके इरादों के बारे में पूछती है और पता चलता है कि टेनमा उसी एडवांस स्टेज को बार बार क्लियर करेगा। वो इस बेवकूफ को याद दिलाती है कि स्टेजेस के अपने कूल डाउन पीरियड्स होते हैं, तो वो कम से कम 2 दिन तक वहां नहीं जा सकेगा। ये वाकई एक रुकावट है कि कूल डाउन्स होते हैं और उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था, इसीलिए राइड इन्हें अपने पास रखता है। और क्योंकि हमारा लड़का अपना पियर्सिंग ऑर्ब अपग्रेड नहीं कर सकता, वो सोचता है कि कम से कम लोटस बर्स्ट को ही अपग्रेड कर ले। तो वो एक अलग स्टेज मांगता है जहां डिजास्टर बीस्ट्स की तादाद ज्यादा हो। वॉलमार्ट माकी जेनिन को याद आता है कि एक ऐसी जगह है, हालांकि डिजास्टर बीस्ट्स का लेवल ज्यादा हाई नहीं है, मगर वहां मॉन्स्टर्स की भरमार है। वो जायंट लोकस्ट्स का एक झुंड है, कम से कम 100 के करीब। वाइड रेंज स्किल के बिना ये स्टेज सरदर्द है, इसलिए वो उसे कोशिश करने से मना करती है। ये ना जानते हुए कि हमारे लड़के के पास एक्सप्लोसिव डेटोनेशन स्किल लोटस बर्स्ट पहले से है, वो लगातार वार्निंग्स को नजरअंदाज करता है, जबकि बाकी लोग उसका प्लान सुनकर शॉक होते हैं कि वो लोकस स्टेज को फतह करना चाहता है। वो पहले ही कांप रहे हैं कि रियागी अपना बदला लेने जल्द पहुंच जाएगा और वो उसके आने से पहले निकलना चाहते हैं। उस कमीने की बात करें तो वो उसी जगह पहुंचता है सिर्फ ये जानने के लिए कि उनका टारगेट किसी और लोकेशन पर भाग गया है। ये यकीन करना मुश्किल है कि किसी ने इतने कम वक्त में स्टेज क्लियर कर लिया। रीच का खून खोल उठता है और वो सोचता है कि ये पुरअसरार शख्स जानबूझकर उसके साथ खेल रहा है। वो अपने एजेंट्स को मूना के निशान ढूंढने और हाउंड नामी शख्स से राब्ता करने का हुक्म देता है। वो टेनमा को जिंदा चाहता है ताकि वो खुद उसे जहन्नम जैसा टॉर्चर दे सके। भाई सोचता है कि वो बहुत टफ है। एक दूसरी जगह एक बेचारा अवेकनर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। हाउंड, जो रेजी का सबॉर्डिनेट है, उसका शिकार कर रहा है और अपना एस्केप जुत्सु यूज करने के बाद भी वो उस जंगली दरिंदे के हाथ लग जाता है, जो उसे अपने मुंह में जाकर लेता है, जबकि रे का दूसरा एजेंट उसे लेने आता है। मुंह में दबाया हुआ बंदा अभी भी जिंदा है, ये सवाल करते हुए कि उन्होंने उसे ट्रैक कैसे किया। इस शख्स के पालतू कुत्ते की सूंघने की हिस्स कमाल है, जो किसी भी टारगेट को आसानी से ढूंढ लेता है। इस आदमी को चार्ल्स दी हाउंड के नाम से जाना जाता है और वो रागी की तरफ से अपने टारगेट को खत्म करने आया है। बेचारा अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, मगर चार्ल्स बेरहमी से अपने भेड़िए को इंसानी गोश्त खाने की इजाजत दे देता है। उसकी मौत के बाद उन्हें लेवल अप मिलता है। चार्ल्स मिशन स्टेटस रिपोर्ट करने के लिए कॉल करता है, किल कंफर्म करते हुए, मगर उसे सदमा होता है जब वो तीरों की शदीद चोटों के बारे में सुनता है। इसे अहम मामला समझते हुए वो रियो की लोकेशन की तरफ इशारा करता है। खुश होकर के नया शिकार मिला है, टेनमा स्टेज के अंदर पहुंचता है, ये सोचते हुए कि यहाँ इतने सारे लोकिस्ट क्यों है। एजिया समझाती है कि कुछ मॉन्स्टर्स को कुछ खास माहौल पसंद होता है। इसीलिए अवेकनर की एक स्किल ये भी है कि वो अपने इलाके से बाखबर हो। एडवांस स्टेजेस पर कोई प्रॉपर रिसेप्शनिस्ट भी नहीं होता क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं। टेनमा हैरान है कि ये लेवल पूरी तरह बंद क्यों है, जबकि ये मुश्किल से लेवल 13 है। नॉर्मल स्टेज की अच्छी बात यह है कि अगर मुश्किल लगे तो आप निकल सकते हैं, मगर इन लोकस्ट्स के मामले में भागना नामुमकिन हो जाता है। एक गलती आपके चिथड़े उड़ा देती है, क्योंकि लोकस्ट स्वॉर्म की वजह से अवेकनर्स को नाश्ते में जिंदा खा लिया जाता है। ये इतना जालिमाना है कि सिर्फ हड्डियां बचती हैं, मगर ऐसी चीज हमारे लड़के को नहीं डरा सकती। वो बस खुश है कि ढेर सारे मॉन्स्टर्स शिकार करने के लिए परफेक्ट मैदान मिल गया। आइगिया सोचती है कि वो एक बड़ा अहमक है, मगर टेनमा अपने मकसद रखता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज के अंदर कदम रखता है। वो परेशान है कि जो कुछ उसने बताया क्या वो काफी होगा। फिर उसे एहसास होता है कि वो एक अहम डिटेल बताना भूल गई कि लोकस्ट लातादाद बार पैदा होते रहते हैं जब तक बॉस को हराया ना जाए। इतनी बड़ी गलती करने के बाद आज्ञा स्टेज में घुसकर उसे वार्न करना चाहती है, मगर तभी उसे एक मनहूस साया महसूस होता है। ये चार्ल्स द हाउंड है, जो शैतानी आंखों से उसे घूरता है और किसी को ढूंढने की दरख्वास्त करता है। सीन कट होता है और हमें स्टेज के अंदर टेनमा के पास ले जाता है। ताली बजाकर वो मजाक में उन तंग करने वाले कीड़े मकोड़ों को जगाता है ताकि वो उन्हें बार बार मार सके। उनका लेवल बहुत कमजोर है, सिर्फ लेवल 1, मगर उनकी तादाद इस स्टेज को काबिले कदर बनाती है। 100 से ज्यादा आसमान को ढक रही हैं।
टेनमा अपना लोटस बर्स्ट टेक्निक कास्ट करता है, जबकि साथ ही ब्लैक आइस आर्मर से खुद को प्रोटेक्ट करता है। उसका मकसद ये है कि इन कमीनों को हर तरफ से हमला करने दे और जब वो कॉन्फिडेंट महसूस करें वो धमाका कर देगा। टेनमा सही वक्त पर लोटस बर्स्ट एक्टिवेट करता है और सब कीड़े एक साथ तबाह कर देता है। हमले के आखिर तक वो सब मर चुके होते हैं और उसका लोटस बर्स्ट लेवल 2 पर इवॉल्व हो जाता है। इसकी रेंज बढ़कर 10 मीटर्स हो गई है, जो पहले से दोगुनी है। टेनमा सोचता है कि इस वीक लेवल के मॉन्स्टर्स से उसे आसानी से पॉइंट्स मिलने चाहिए, क्योंकि ये उसकी स्किल्स में बहुत कम मना खर्च करते हैं। अगर वो 10 और शॉट्स लगा सके और हर बार में 100 लोकस्ट्स मार सके तो उसकी स्किल 1000% तक अपग्रेड हो जाएगी। मगर फिर उसे ख्याल आता है कि इस स्टेज का भी कूल डाउन होगा, तो उसकी खुशी आर्जी है। टेनमा अपना ब्रेसलेट चेक करता है, हैरान होता है कि स्टेज क्लियर का प्रॉम्प्ट क्यों नहीं आया। इसके बजाय वो बॉस मॉन्स्टर की स्किल डिटेक्ट करता है, जिसे मैट्रियार्क्स विल कहते हैं, जो फौरन उसका एनालिसिस इफेक्ट एक्टिवेट कर देता है। जब टेनमा सर्वाइवर्स देखने के लिए इधर उधर देखता है, वो मरे हुए झुंड को किसी वॉटेक्स में खिंचता हुआ पाता है। तेजी से दूर होते हुए टेनमा फासला बनाता है। सवाल ये है कि क्या ये बॉस की स्किल की वजह से है? उसने अपना दिफा कमजोर किया, और हालांकि ये अच्छी बात है कि वो अपनी एबिलिटी इवॉल्व कर सकता है, असल मसला ये है कि उसे बॉस की लोकेशन का नहीं पता। उसकी बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है कि वो स्वॉर्म को तबाह करता रहे जब तक बॉस खुद सामने ना आ जाए। लोटस बर्स्ट को दोबारा एक्टिवेट करते हुए वो एक और धमाका करता है और एक और झुंड का सफाया कर देता है। रेंज 16 मीटर तक बढ़ जाती है, जिससे धमाका और भी बड़ा हो जाता है। दूसरी बार सफाया करने के बाद टेनमा हैरानी से सोचता है कि बॉस अभी तक क्यों नहीं आया। वही मरे हुए लोकस्ट दोबारा जिंदा हो जाते हैं, एक लामुतनाई स्वॉर्म बनाते हैं जो खत्म ही नहीं होता। बदकिस्मती से टेनमा अपनी एबिलिटी के जरिए सिर्फ 9 और धमाकों तक रोक सकता है। वो तीसरी बार हाथ बढ़ाता है, वादा करता है कि हर बार जब वो वापस आएंगे उन्हें तबाह कर देगा। तीसरा धमाका स्वॉर्म का कत्लेआम करता है और किल स्ट्रीक 100 तक पहुंच जाती है। टेनमा धमाके करता रहता है, यहाँ तक कि बर्स्ट रेडियस 54 मीटर तक बढ़ जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक शॉट बचा है, मगर ये कीड़े अभी भी पैदा होना बंद नहीं हुए। स्वॉर्म फिर से उठ खड़ा होता है, जिससे टेनमा में खौफ पैदा होता है, क्योंकि उसकी माना खत्म होने वाली है और उसके पास बॉस का सामना करने का कोई रास्ता नहीं है। हालांकि वो आसानी से स्टेज से भागने की कोशिश कर सकता था, मगर ये बंदा हार मानने के लिए बहुत जिद्दी है। आखिरी बार वो स्वॉर्म को मैसेकर करने का ऐलान करता है। लोटस बर्स्ट अब तक के सबसे बड़े धमाके में फटता है, जिससे हमारा लड़का बुरी तरह थक जाता है। स्वॉर्म बस फिर से उठ खड़ा होता है और एनालिसिस प्रोग्रेस अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। इस लम्हे उसे एहसास होता है कि उसने वाकई गलती कर दी, क्योंकि क्वीन के पास इन्फिनिटी ब्रीडिंग एबिलिटी है। मतलब जीतने का वाहिद रास्ता उसे मारना है। मगर वो 0 माना पॉइंट्स के साथ ये कैसी करेगा? खुशकिस्मती से उसका एनालिसिस रेट मुकम्मल हो जाता है। उसे लोटस डोमेन में घेर लेता है और क्वीन की स्किल को अडॉप्ट कर देता है। टेनमा को एक नई डिटेक्शन स्किल मिलती है, जिसका पैसिव इफेक्ट किसी चीट कोड जैसा है। ये इतना ताकतवर है कि वो जानबूझकर बॉस को जिंदा छोड़ सकता है, ताकि जितनी बार चाहे लोकस्ट्स को फार्म कर सके। बदकिस्मती से एजिया उसका इंतजार कर रही है, तो उसे काम खत्म करना होगा। स्किल एक्टिवेट होने से उसकी सेंसरी एबिलिटीज बढ़ जाती हैं, जो आसपास के इलाके का मैप बना लेती हैं। डिटेक्टर जमीन के नीचे क्वीन के सिग्नल्स पकड़ लेता है, जो कि बस यही चाहिए था टेनमा को। अगले ही पल वो हॉलो पर्पल निकालता है, दोबारा गोजो का स्टाइल चुराते हुए, और उस अनोइंग क्वीन को तबाह करने के लिए छोड़ देता है। पियर्सिंग ऑब्स जमीन को चीरते हुए नीचे जाता है, क्वीन को वहां से बाहर निकलने पर मजबूर करता है, जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर है। और यहाँ हमारा लड़का उसे स्लैशिंग बैकशॉट देकर उसका काम तमाम कर देता है। क्वीन के खत्म होते ही स्वॉर्म में अफरत तफरी मच जाती है, मगर हमारा लड़का उन सबको भी उसके साथ जहन्नुम भेजने के लिए खुश है। एक आखिरी धमाका मामलात को समेट लेता है और लोकस्ट स्वॉर्म को हमेशा के लिए मार देता है। रेंज को 65 मीटर तक बढ़ाकर स्टेज ने उसे ढेर सारे स्किल बूस्ट्स पे मदद की, और टेनमा का इरादा है कि वो इसे दोबारा यूज करे और बाद में अपनी रेंज को और भी बढ़ा ले। 17 मिनट का नया रिकॉर्ड बनाकर वो स्टेज से बाहर निकलता है, अगया की हालत के बारे में परेशान, मगर ये भी सोचता है कि वो शायद भाग गई होगी। टेनमा को असल में उसका अजीब सा नेचर पसंद है, मगर जैसे ही वो बाहर आता है वो अगया को जख्मों से भरा हुआ और चार्ल्स के हाथों गला घुटते हुए देखता है। ये हकीकत कि टेनमा सही सलामत बाहर आया है, हाउंड के लिए कंफर्म करता है कि यही वो बंदा है जिसे उसका मास्टर ढूंढ रहा है। हाय, और हाँ, मत भूलना कि वन पीस रियल है।
उससे में टेनमा उस आदमी को धमकी देता है कि वो अपने हाथ उस पर से हटा ले वरना वो उसे जान से मार देगा। चार्ल्स सोचता है कि लेवल 0 रूकी के हिसाब से ये बच्चा कुछ ज्यादा ही हवा में है और ठीक उसी लम्हे हमारा लड़का उसके मुंह के सामने प्रकट होता है उसे मारने के लिए, ये कहते हुए ओ शिट मैं गया। चार्ल्स हमले को रोकने के लिए अपने भेड़िए शिकीगामी को बुलाता है। वो मखलूक कामयाबी से वार को सह लेती है जबकि माई मिसेस दोबारा एक्टिवेट होता है। टेनमा को फौरन एहसास हो जाता है कि वो एक शिकीगामी का सामना कर रहा है। जबकि चार्ल्स हालात का जायजा लेता है, उसके सामने खड़े फाइटर ने तेज रफ्तार के साथ बेहतरीन हरकत की। ये साफ है कि तीरों वो लड़ाई कैसे हारा, मगर चार्ल्स के पास तीरों से बड़ा फायदा लड़की के रूप में हॉस्टेज है। टेनमा उसकी जिंदगी के लिए डरता है और ध्यान बंटने का नुकसान उठाता है जब शिकीगामी उसके मुंह पर हमला करता है। मौत के इस काटने की सबसे बुरी बात यह है कि ये किसी भी दुश्मन को कुचल सकता है, चाहे डिफेंस स्टैट्स कितने ही हाई क्यों ना हो। अपने शौक में चार्ल्स इस आदमी को अपने बाजू की हिफाजत के लिए ब्लैक आइस स्पाइक्स निकालते हुए देखता है। हाय, टेनमा अपना दूसरा हाथ एक जानलेवा किल शॉट चार्ज करने के लिए यूज करता है। पियर्सिंग स्फीयर एक ही बार में शिकामी को तबाह कर देता है, उसे फौरन मार देता है। अब जबकि उसने मौत को खुद मार दिया है, उसका अगला टारगेट चार्ल्स है, जो कि निपटने में बहुत आसान होना चाहिए। तजुर्बाकार अवेकनर समझ जाता है कि ये रूकी शिकामी यूजर के रिस्पॉन इफेक्ट से बेखबर है। डेथ के पास रिस्पॉन डिजायर नाम की बी रैंक एबिलिटी है जो इसके जिंदा होने का वक्त बहुत कम कर देती है। टेनमा का ध्यान बटा हुआ है तो वो मखलूक उस पर अपने खुले हुए तेज दांतों से हमला करने की कोशिश करती है, मगर कोई फिक्र नहीं क्योंकि मोनोसिंस ने पहले ही इस नतीजे की पेशगोई कर दी थी। टेनमा आसानी से जवाबी हमला करता है, मॉन्स्टर को एक बार फिर रोक देता है। उसकी एनालिसिस स्किल आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो रही है, मगर अगर लोटस चार्ल्स के सामने आया तो ये उसे उसकी एबिलिटी के बारे में मुफ्त मालूमात दे सकता है। चार्ल्स खुद मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार है कि वो ऐसे बंदे से लड़ रहा है जिसके पास स्पीड और ताकत के साथ ढेर सारे हैक्स हैं। उसका वाहिद फायदा एडिया है, तो वो उसका गला इतना दबाता है कि वो मजीद कुछ न बोल सके और टेनमा के सामने उसे मारने की धमकी देता है। हमारा लड़का लोटस को स्पॉन किए बगैर एनालिसिस कंप्लीट करना चाहता था, मगर हालात मुख्तलिफ सिम्त में जा रहे हैं। इसकी तकमील के साथ उसे शिकामी ईटर नाम की काउंटर स्किल मिलती है, एक यूनिक पावर जो सिर्फ एक बार छूने से दूसरे यूजर की शिकामी को कंट्रोल कर लेती है। ये एक बेहतरीन काउंटर है, मगर क्योंकि हमारे लड़के ने जानबूझकर अपनी स्किल का लोटस स्पॉन इफेक्ट कैंसिल कर दिया, उसे कोई ऑटो रिकवरी मंशूब एक्यूमुलेशन को ही बोलता होगा। इफेक्ट नहीं मिला, ये उसे छोड़ने की कीमत है। अच्छी बात यह है कि वो फिलहाल जख्मी नहीं है, तो उसे वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं। सबसे पहले वो अपना शिकामी ईटर स्पेल उस आतीवी बला पर टेस्ट करता है। इसके एसेंस को एक्टिवेट करते हुए वो शिकामी के सर पर थप्पड़ मारता है, उसके कंट्रोल की डोरियों को मैनिपुलेट करता है और फिर उसे बहुत तेजी से लात मारकर दूर कर देता है। चार्ल्स अपने मॉन्स्टर को दोबारा तबाह होते देखता है, उस बेचारी चीज को बेकार कुत्ता कहता है। वो एगिया के गर्दन तोड़ने की धमकी देता है, मगर वो इस सूरत हाल में अपनी परवाह भी नहीं करती। टेनमा उसकी जान बचाने के लिए बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अपने हाथ उठा देता है। चार्ल्स खुश है कि बच्चा मजीद किसी मुसीबत से बचने के लिए बात मान रहा है, मगर जो बात हमारे लड़के को तंग कर रही है वो ये कि उसे टारगेट क्यों किया जा रहा है। चार्ल्स सोचता है कि वो अनजान बनने का नाटक कर रहा है, जबकि शुरुआत उसी ने की थी। वो अपने मिशन की तफसीलात उगलने का फैसला करता है, ये बताते हुए कि राइट तब से गुस्से में है जब से उस पुरस्कार अवेकनर ने उसके एडवांस्ड तेजस चुराए हैं, इसीलिए उसने चार्ल्स को उसे खत्म करने के लिए भर्ती किया। राय का नाम लाखों बार सुनकर टेनमा चिढ़ जाता है और सोचता है कि उन दोनों को अकेले में बात करने की जरूरत है। चार्ल्स उसे यकीन दिलाता है कि वो पहले ही उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने पालतू कुत्ते को हमारे लड़के की टांगे काटने के लिए इस्तेमाल करेगा, और इस बार अगर उसने डिफेंसिव वाइस यूज की तो चार्ल्स एजिया की गर्दन तोड़ देगा। वो मॉन्स्टर को अपने शिकार को टॉर्चर करने का हुक्म देता है, ये जाने बगैर कि बाजी पलट चुकी है, क्योंकि वो मखलूक अपने पुराने मास्टर को काट लेती है। अज्ञा के बलून्स को टेनमा की बिजली जैसी रफ्तार से महफूज कर लिया जाता है। शिकारी ये समझने में नाकाम रहता है कि शिकामी उस पर हमला क्यों कर रहा है, जबकि टेनमा अपने नए पालतू की तारीफ करता है। वो अभी उस कमीने को सजा देने से फारिग नहीं हुआ जो उसने अज्ञा के रैक, मेरा मतलब अज्ञा के साथ किया। शिकारी अब खुद शिकार बन चुका है और वो रहम की भीख मांगता है, यहाँ तक कि इस बंदे के लिए राय को ढूंढने की पेशकश भी करता है।
टेन्मा उसकी बेकार पेशकश पर हंसता है, जबकि चार्ल्स पागलों की तरह रूकी की जान लेने की एक आखिरी कोशिश करता है। उसकी तलवार टेन्मा की साइड को छूते हुए गुजरती है और वो अपने नए पालतू को इशारा करता है कि चार्ल्स की तशरीफ को उसी तरह मार दे जैसे उसने अगेया को टॉर्चर किया था। मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स का वो मशहूर सीन याद आए बगैर नहीं रह सकता जिसमें रैमसी का बुरा अंजाम हुआ था। शिकामी अपने खाने को घूरता है जबकि वो जालिम शिकारी किसी कमजोर जानवर की तरह रोता है। मौत अपना जबड़ा खोलती है और बिलाखिर चार्ल्स की जिंदगी खत्म कर देती है, जिससे टेन्मा को सुकून मिलता है। जब ये सब हो रहा होता है वो उस शख्स को पुकारता है जो चुप कर उनकी लड़ाई देख रहा था और उन्हें बाहर आने को कहता है। जासूस पकड़ा जाता है और खुद को जाहिर करता है, मगर टेन्मा का खून अभी भी खौल रहा है। तो वो फौरन पूछता है कि क्या ये बंदा भी चार्ल्स के साथ मिलावा है। वो शख्स घबरा कर सफाई देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर टेन्मा के पास वाकई जाया करने के लिए वक्त नहीं है। वो डेथ को खाना खत्म करने और वापस आने का हुक्म देता है। शिकामी चार्ल्स को खा जाता है और आखिरकार गायब हो जाता है। डेथ जैसा पागल कुत्ता भी टेन्मा के हुक्म की तामील करता है। वो ब्लॉन्ड लड़का अब पूरा एतमाद है कि हमारा लड़का उसकी मदद कर सकता है। आइबेरिया अपना नाम बताता है, टेन्मा के उन जबरदस्त मूव्स की तारीफ करते हुए। वो उसे पहले ही उस शख्स के तौर पर जानता है जिसने टकारो को हराया था, और वो टेन्मा के लिए कर्मा स्टोन्स और वेपन्स के बदले एक तजवीज रखता है। उन सब ऑफर्स को ठुकरा कर हमारा लड़का बस वहां से चला जाता है, उसे इग्नोर करते हुए। कोई भी अवेकनर वो नहीं कर सका जो उसने अभी किया, उस इनाम के लिए जो उसे मिल सकता था। एक खास किस्म का इनाम हमेशा किसी खास शख्स की सूरत हाल पर फिट बैठता है, जैसे कि एक तलवार बदला लेने वाले के काम आती है और दवाई जख्मी को ठीक करती है। ये बात आइबेरिया के दिमाग में एक आइडिया लाती है, क्योंकि उसके पास इस सिचुएशन के लिए परफेक्ट इनाम है। वो समझता है कि टेन्मा अभी भाग नहीं सकता क्योंकि एजिया पहले ही जख्मी है, और जब तक वो इसे हॉस्पिटल ले जाएगा उसका खून बह जाएगा और वो मर जाएगी। उसकी तकलीफ का इलाज करने के लिए आइबेरिया एक हीलिंग आइटम निकालता है। ये एक पुरअसरार स्क्रोल है जो टेन्मा को चलने से रोक देता है। वो मुड़ता है, उसके चेहरे पर अपने दोस्त की सलामती के लिए सुकून के आसार हैं। ये आइटम इतना खास है कि उसकी जान बचा सकें, तो वो उसे नीचे लिटाते हैं और उसके जख्मों को उस मटेरियल से लपेट देते हैं। ये आइटम एक नायाब आर्टिफैक्ट है जो शैडो और वुड स्पिरिट क्लैंस के दो मुख्तलिफ मटेरियल्स से बना है। रूकी को कोई अंदाजा नहीं कि आर्टिफैक्ट क्या होता है, तो आइबेरिया उनकी लॉजिक समझाता है। इंसानियत के जदीद हथियार तबाही की मखलूक के खिलाफ बेकार हैं, खास तौर पर बंदूकें। क्राफ्टर्स के बारे में अच्छी बात यह है कि वो मोनोलिथ लफिर डिजास्टर बीस्ट के हिस्सों को यूज करके नए हथियार बना सकते हैं। इन बनाए गए आइटम्स को आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। ये 4 रैरिटी क्लासेस में रैंक किए जाते हैं, कॉमन से लेकर रेयर, एपिक और यूनिक तक। कॉमन आर्टिफैक्ट्स आपके आम बेसिक हथियार होते हैं जो मामूली डिजास्टर बीस्ट्स और अवेकनर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि लॉन्ग सोर्ड। रेयर आर्टिफैक्ट्स यूजर के स्टैट्स को बूस्ट करते हैं, जैसे एक्वा ब्लेड, एक एपिक आर्टिफैक्ट। और याद रहे कि ये लाल खूनी तलवार बहुत ही कूल है, स्टैट्स को बूस्ट करती है और स्पेशल इफेक्ट्स देती है। आखिर में वो जो सबसे ऊपर है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी यूनिक क्लास है। ये यूनिक स्किल्स के साथ आते हैं, जैसे कि होली स्वॉर्ड। क्राफ्टर्स का मुकाबला फाइटर्स से नहीं किया जा सकता, मगर वो मुश्किल से मिलते हैं। अवेकनर्स हमेशा उनके बेहतरीन काम के लिए उनके एहसानमंद रहते हैं। टेन्मा अंदाजा लगाता है कि इस लड़के का बाप एक क्राफ्टर है। असल में वो कोई आम क्राफ्टर नहीं है। 5 बर्रे आजमों में आज तक सिर्फ 10 यूनिक आर्टिफैक्ट्स बनाए गए हैं, और अंदाजा लगाओ इस लड़के के बाप ने उनमें से 3 आर्टिफैक्ट्स बनाए हैं, जिससे उसे शुमाल का आर्टिशन किंग कहा जाता है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ जॉन स्नो भी हैं, मगर हमारा लड़का इस बात की रत्ते बराबर परवाह नहीं रहता और अपनी दिलचस्पी की चीज की तरफ मुड़ जाता है। वो उस क्रॉसबो का मुआयना करता है जो उसने 4 से उठाया था। ये भी एक आर्टिफैक्ट है। आइबेरिया हैरान है कि इतनी जबरदस्त कहानी के बाद भी इस बंदे ने उसके बाप के बारे में कोई परवाह नहीं की। क्रॉसबो एक रेयर आर्टिफैक्ट है। बदकिस्मती से कोई एमो नहीं है, मगर आइबेरिया बताता है कि कुछ हथियार अपना एमो खुद बनाते हैं। टेन्मा के शौक के लिए हथियार हवा में गायब हो जाता है। ये भी कुछ आर्टिफैक्ट्स की एक खासियत है जो मालिक की रूह से जुड़े होते हैं और ऑटोमेटिकली एक सबस्पेस डायमेंशन में वापस चले जाते हैं। टेन्मा को ये मालूमात अच्छी लगती हैं और वो एजिया को ठीक करने और उसकी जान बचाने के लिए इस लड़के का शुक्रिया अदा करता है।
वो मुस्तकबिल में किसी भी मदद के लिए उसका मकरूज है और इसके बाद राय से अकेले निपटने का इरादा रखता है। इबेरिया सोचता है कि राय को अकेले चैलेंज करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, मगर टेनमा बहस करने के मूड में नहीं है। डील को नहीं समझता। अच्छी बात यह है कि आइबेरिया और हमारे लड़के दोनों का टारगेट एक ही है। हालांकि राय ने उसे डायरेक्ट तंग नहीं किया, आइबेरिया मशवरा देता है कि वो दोनों आने वाली सेवियर अलायंस टूर्नामेंट क्वालिफायर्स में टीम बना लें। टेनमा को टूर्नामेंट याद आता है कि कैसे सिर्फ टॉप 10 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही मेन टूर्नामेंट में जाते हैं। ये भी वजह है कि वो टेस्ट तक अपने आप को तैयार करने के लिए लगातार एडवांस स्टेजेस स्पैम कर रहा है। ताहम उसे समझ नहीं आता कि इसका उनके टारगेट से क्या लेना देना है। आइबेरिया बताता है कि क्वालिफायर्स बर्रे आज़मों के हिसाब से अलग अलग होते हैं और चीफ का बेटा होने के नाते राय से उम्मीद की जाती है कि वो अपने बड़े भाई के साथ इस इवेंट में हिस्सा ले। अगर वो दोनों टॉप 10 पोजीशंस में नहीं आए तो किनोशिदा फैमिली का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। यही वजह है कि वो अपने ज़ाती फायदे के लिए तमाम स्टेजेस पर कब्जा कर रहा है। टेनमा सवाल करता है कि उसे ब्लॉन्ड अवेकनर से इतनी मदद क्यों मिल रही है, जबकि आइबेरिया बताता है कि वो वाकई उससे मुतासिर है और अपने इंस्टिंक्ट्स पर यकीन रखता है कि वो दोनों पास हो जाएंगे। टेनमा को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा अभी टूर्नामेंट के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, जिससे वो वॉरियर गहरी वजह बताने पर मजबूर हो जाता है। आइबेरिया बताता है कि उसने अपने बाप को बचपन से क्राफ्ट्स पर काम करते देखा है, तो वो अपने बाप को बहुत मानता है। उसका आखिरी ख्वाब ये रहा है कि वो अवेकनर बनकर उन औजारों से मॉन्स्टर से लड़े जो उसके बाप ने बनाए। बदकिस्मती से अवेकनिंग के बाद भी आइबेरिया के बाप ने उसे